प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना महामारी से जारी जंग का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि हम कितने जीवन बचाने में रहे सक्षम। निजी अखबार को दिए साक्षात्कार में पीएम ने कहा, भारत अपनी ताकत से बनेगा वैश्विक निर्माण केंद्र। कहा, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि क्षमता के बारे में है। कहा, 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त अनाज और दाल देने की योजना का मानव इतिहास में कोई जोड़ नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 6 हफ्तों में भारत में कोविड-19 से मौत में आई है कमी। देश में कोविड-19 से मौत की दर 1.50%। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले मृत्यु दर काफी कम। भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर लगभग 91%। मौत की दर में लगातार हो रही है कमी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 54.44% मतदान दर। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 63.33% डाले गए वोट। कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल का मतदाताओं ने किया पालन। बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों को किया संबोधित। पीएम मोदी ने राज्य के विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ नीतीश कुमार ही राज्य को दे सकते हैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राज्य में की चुनावी रैलियां। अन्य दलों के नेता भी प्रचार में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में एकता दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। साथ ही 30 और 31 अक्टूबर को केवड़िया के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। प्रवर्तन निदेशालय ने केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव को सोना तस्करी मामले में कोच्चि में किया गिरफ्तार। शिवशंकर को आज एर्नाकुलम सत्र अदालत में किया जाएगा पेश। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फ्रांस के राष्ट्रपति ने की कोविड-19 की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण मामलों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार से राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा। कहा, आवश्यक सामान और चिकित्सा से संबंधित सामानों की खरीदारी के लिए ही लोगों को घरों से बाहर जाने की होगी अनुमति। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से जारी जंग का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि हम कितने जीवन को बचाने में सक्षम हैं। एक निजी अखबार को दिए साक्षात्कार में पीएम ने कहा कि भारत अपनी ताकत से वैश्विक निर्माण केंद्र बनेगा। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ प्रतियोगिता के बारे में नहीं बल्कि क्षमता के बारे में है। पीएम ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक मुफ्त अनाज और दाल देने की योजना का मानव इतिहास में कोई जोड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारी मौजूदा स्थिति के अवलोकन की जरूरत है। कई अन्य विकसित देशों के मुकाबले भारत में मृत्यु दर काफी कम है। पीएम ने कहा कि महामारी का सामना करने के लिए भारत ने पूर्व नियोजित चरणबद्ध सरकारी और सामाजिक पहल के साथ उठाए हैं कदम। ये वक्त जश्न मनाने का नहीं, संक्रमण के मामलों को कम करने की कोशिशों का है। साथ ही पीएम ने कहा कि ये महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करने और व्यवहार में बदलाव लाने का वक्त है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि कोरोना महामारी से जंग का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि हम जीवन को बचाने में कितने सक्षम हैं, और जिस तरह से हमारे देश की अगर बात करते हैं, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में मृत्यु दर जो है वो काफ़ी कम है और जिस तरह से रिकवरी बढ़ रही है, तो किस तरह से प्रधानमंत्री ने किस तरह का संकेत किया है? बिल्कुल, इन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया अपने इंटरव्यू में जो इकोनॉमिक टाइम्स को दिया, और साफ तौर पर कहा कि कैसे पूरी दुनिया के मुकाबले अगर तुलना की जाए तो जो केस फैटेलिटी रेशियो है वो 1.5% के आसपास है। रिकवरी रेट है प्राइमरीली वो 90% के आसपास, यानी कि हर 100 पेशेंट्स में से जिसको कोविड हुआ था 90 लोग रिकवर कर चुके हैं। तो ये अपने आप में दुनिया का सबसे बेहतरीन आंकड़ा कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी हर एक जान कीमती और हर एक जान को बचाना एक तरह से सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मैसेज इस
इंटरव्यू का रहा कोविड की फाइट के अगेंस्ट में अगर बात की जाए तो उसमें ये रहा कि कैसे ये समय, ऑल्दो जो स्टैटिस्टिक्स बेहतरीन है, लेकिन ये समय इसको चेरिश करने का नहीं है, ये समय इसको सेलिब्रेट करने का नहीं है, ये समय और भी ज्यादा सतर्क रहने का है। और यही वजह है कि जो जन आंदोलन की जो शुरुआत की है कि 2 गज की दूरी हो, आप मास्क को जरूर पहने और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स उनको अपनाते रहिए, क्योंकि अभी भी कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। और जब तक एक तरह से दवाई नहीं है, जब तक ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं हो सकती है। इसी वजह से एक तरह से एक मैसेज है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर हम देख रहे हैं कि सेकेंड वेव इरप्ट होती हुई दिखाई दे रही है। भारत अब उसी चीज पर फोकस कर रहा है कि सेकेंड वेव इरप्ट ना हो, इसलिए ये जो आंकड़े हैं, ये जो रिकवरी रेट्स को हम आगे और भी बढ़ा सके और साथ ही साथ CFR यानी कि केस फर्टिलिटी रेशियो को 1% के नीचे ले जा सके, इस बात पर सरकार का फोकस है। रमा, बिल्कुल अरुण, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत अपनी ताकत से वैश्विक निर्माण केंद्र बनेगा, और किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जब जिस तरह से देखें, कोविड के शुरू में PPE किट की बात थी, मास्क की बात थी, वेंटिलेटर्स की बात थी, या ऑक्सीजन के साथ युक्त बेड्स की बात थी। तमाम चीज़ों में जिस तरह से स्थिति के अनुसार निर्णय लिए गए और इजाफा किया गया, और निर्माण की अगर बात करें तो जो भी ये सहयोगी सामग्री है, ये बनाने में न केवल हम अपने देश की ज़रूरत पूरा करने में सक्षम हुए, बल्कि उसके निर्यात की संभावनाओं को भी बल दिया। तो आत्म भारत की दिशा में और स्वयं की सक्षमता की दिशा में एक जो जिसे कह सकते हैं कि एक सक्षम रूप से वैश्विक परिदृश्य पर उपस्थिति की दिशा में कितना महत्वपूर्ण इसे देखते हैं? बिल्कुल। तो रमा, इस इंटरव्यू की अगर बात की तो 4 इंपॉर्टेंट सबसेट्स के ऊपर प्रधानमंत्री ने फोकस किया है। पहला, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, दूसरा वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के, तीसरा आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, और चौथा जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं पिछले समय के अंदर, उसको लेकर के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू दिया है। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है बिजनेस कम्युनिटी को ही नहीं है, पूरी दुनिया भर को भी। हम इस बात को जानते हैं, जैसा कि आप भी बता रहे थे, कि जहां तक PPE किट्स की बात करें, मार्च के आसपास हम लोग PPE किट्स बनाते ही नहीं थे, N95 मास्क देश में बनते ही नहीं थे, लेकिन आज की तारीख पे हर महीने हम लोग लगभग 125 करोड़ N95 मास्क को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। PPE किट्स की बात करें तो लगभग 1 करोड़ PPE किट्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है ऑन अ मंथली बेसिस। तो अब प्रायोरिटी ये है कि कैसे हम एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल हब बन सके। इस दिशा में प्रधानमंत्री का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल करके आया कि हम किसी कंट्री का ऑल्टरनेटिव बनना नहीं चाह रहे, क्योंकि एक सवाल उनसे पूछा गया कि दुनिया भर ये कह रही है कि अब चाइना से अगर इन्वेंटरीज वाइंड अप होती हैं तो एक इंडिया बहुत फेवरेबल डेस्टिनेशन है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसी भी कंट्री का ऑल्टरनेटिव नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग खुद एक आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम लोग सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं, हम लोग ट्रस्टेड पार्टनर्स बनना चाहते हैं, हम लोग रिलायबल पार्टनर्स बनना चाहते हैं जिनके साथ बिजनेस किया जा सके। इस दिशा के अंदर भारत एक बहुत ही कंड्यूसिव और एक बहुत ही बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट और एक बिजनेस फ्रेंडली अप्रोच के साथ में बिजनेस कम्युनिटी को एक तरह से आमंत्रित भी करता है। और जिस तरह से सरकार ने पिछले कई सालों के अंदर जो रिफॉर्म्स लिए हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हो या फिर अन्य जो बिजनेस सेक्टर से जुड़े जो रिफॉर्म्स किए हैं, उसका फायदा ये हो रहा है कि जो स्पेंडिंग की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसका फायदा एक तरह से ये हो रहा है प्राइमरीली कि अब जो दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में आने के लिए आतुर है। तो भारत किसी कंट्री का ऑल्टरनेटिव बनना नहीं चाह रहा है, वो खुद एक तरह से सेल्फ रिलायंट होकर के ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी मैसेजिंग रही प्रधानमंत्री की जब तक आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए। तो रमा, बिल्कुल अरुण, जिस तरह से त्वरित निर्णय लिए गए, तमाम स्थिति के मुताबिक सभी क्षेत्रों से लगातार संपर्क में रहा गया, एक सुनियोजित स्ट्रैटेजी जिसे हम कह सकते हैं, और सरकारी कदम उठाए गए, सामाजिक पहल को बढ़ावा दिया गया और तमाम निजी सार्वजनिक क्षेत्र का भी आह्वान किया गया, ये अपने आप में काफ़ी अहम है। विस्तार से इस पूरे वक्तव्य पर और इन प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 54.26% मतदान दर्ज हुआ है। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 63.33% वोट डाले गए। जिन 71 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, वहां 31,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए थे और 2 करोड़ 14 लाख से भी अधिक मतदाता थे। पहले चरण में राज्य के मगध इलाके की 53 और अंग इलाके की 18 सीटों पर वोट डाले गए। कोरोना महामारी के दौरान देश में ये पहला विधानसभा चुनाव है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। और 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण में अंग, मगध, मिथिलांचल, कोसी, सारण और तिरहुत इलाके के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण में 78 सीटों पर वोटिंग होगी। मतों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी।
और इस बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संभाली। प्रधानमंत्री ने कल मिथिलांचल के दरभंगा, तिरहुत के मुजफ्फरपुर और मगध के पटना में चुनावी रैलियों के जरिए हुंकार भरी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में विपक्षी गठबंधन के नेताओं पर इशारों में ही जमकर हमले किए। लोग ये ठान चुके हैं, बिहार को लूटने वालों को, इस प्रतिभाशाली धरती के नौजवानों को धोखा देने वालों को, बिहार की महिलाओं का जीना दूभर कर देने वालों को फिर हराएंगे। जिन लोगों की ट्रेनिंग समाज को बांटकर राज करने की हो, कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। ये वो लोग हैं जिनके राज में बिहार में अपराध इतना फला फूला कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है, पैसा हजम, परियोजना खत्म। और बिहार में दूसरे चरण के इलाकों में राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने राज्य के कई जगहों पर चुनावी रैलियों के जरिए प्रचार की अगुवाई की। राहुल गांधी ने पश्चिमी चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार में चीनी मिलों को लेकर सत्ता पक्ष के वादों की मतदाताओं को याद दिलाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में संसद की ओर से पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला किया। इन कानूनों को भारत के किसानों पर आक्रमण बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इसके जरिए मंडी सिस्टम और एमएसपी प्रणाली को खत्म किया जा रहा है। और इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस बार बिहार में हो रहा चुनाव सत्ता बनाम जनता की लड़ाई है। उन्होंने दावा किया कि जनता राज्य में सत्ताधारी गठबंधन से नाराज है और महागठबंधन को अपना आशीर्वाद देगी। उधर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य की कथित बदहाली के लिए कांग्रेस राजद नेतृत्व वाली महागठबंधन और सत्ताधारी भाजपा जदयू गठबंधन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इन दोनों गठबंधनों से नाराज है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी ने मुंगेर में हुई फायरिंग और लाठीचार्ज की घटना को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधा है। इस मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री की तुलना जनरल डायर से कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। देश की प्रगति का आधार कुशल प्रशासन तो है ही, जनता की ईमानदारी तथा राष्ट्र के विकास के प्रति उनकी निष्ठा भी महत्वपूर्ण है। देश की समृद्धि के लिए यही मुख्य आवश्यकता है। बच्चों को घर से ही ईमानदारी एवं नैतिकता का पाठ पढ़ाना आवश्यक है ताकि बड़े होकर देश के विकास में उनका योगदान सुनिश्चित हो सके। देश भर में सतर्कता सप्ताह इस वर्ष सतर्क भारत समृद्ध भारत की परिकल्पना के साथ 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है और अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आप स्वयं सतर्कता के साथ संसाधनों का सदुपयोग करें, औरों को प्रेरित करें एवं पारदर्शिता और निष्ठा के साथ काम करते हुए समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं।
ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस मौके पर पीएम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, साथ ही एकता संकल्प दिलाएंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एकता दिवस परेड भी देखेंगे। प्रधानमंत्री केवड़िया से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में भारतीय सिविल सेवा के प्रवेशकों को भी संबोधित करेंगे। ये 2019 में पहली बार शुरू किए गए एकीकृत फाउंडेशन कोर्स आरंभ का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री 30 और 31 अक्टूबर 2020 को केवड़िया के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें इनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रूज सर्विस, एकता मॉल और बाल पोषण पार्क का उद्घाटन शामिल है। पीएम अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के साथ केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली सी प्लेन सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर होंगे। इस दौरान पीएम कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 25 एकड़ में फैला है कैक्टस गार्डन। यहां आने वाले पर्यटक कैक्टस की प्रजातियों और दवाओं के तौर पर इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात के बिल्कुल पास स्थित कैक्टस गार्डन में। करीब 25 एकड़ का ये पूरा गार्डन है, जिसमें दुनिया भर की 350 से ज्यादा प्रजातियां हैं कैक्टस की और 6 लाख से ज्यादा कैक्टस के यहाँ पर पौधे विकसित किए गए हैं। यहाँ पर आने वाले पर्यटक उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से कैक्टस न केवल उनके पार्क की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि तमाम रोगों से लड़ने में मदद भी करता है। यहाँ आने वाले पर्यटक इस जगह पर आकर कैक्टस की प्रजातियों और दवाओं के तौर पर इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। साथ ही नर्मदा घाटी के निकट इस खूबसूरत पार्क को देख सकते हैं। जो देश विदेश के पर्यटक यहाँ आए, इनको एक ही जगह से विविध प्रकार के कैक्टस की जानकारी मिले, उस शुभ उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है। कैक्टस के और क्या उपयोग हो सकते हैं? दवाइयों में क्या इस्तेमाल होते हैं? कैक्टस में कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत हाई है। जैसे ओपनसिया करके एक स्पीसीज है, उसका जो फल है उसमें से जो जूस निकलता है वो इम्यूनिटी बूस्टअप करता है और ख़ास करके ब्लड के जो रक्त कण है उसका बिल्कुल तुरंत बढ़ावा करता है। किसी को ब्लड कैंसर हो या ब्लड की कोई बीमारी हो तो इसके लिए ये बिल्कुल वरदान जैसी औषधि है। बहुत सारे ऐसे कैक्टस होंगे जिनका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया सके। गुजरात में देखने को मिल रही है जो कैक्टस की प्रजातियां, उसमें से हमारे पास 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे है, ये शॉप में मौजूद है। जैसे कि साइसर करके एक प्लांट होता है जो कैक्टस प्लांट होता है, उससे दवाइयाँ जो बनती है वो अस्थि, जो जोड़ों का दर्द होता है, उसमें यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे पास अगेव है, अगेव का नेक्टर यूज़ होता है। अगेव का नेक्टर जो नेचुरल स्वीटनर के लिए, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं जो चीनी या शुगर नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए हम अगेव नेक्टर का कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास तमाम ऐसी आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ सुरम्य स्थलों का विकास किया गया है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक न केवल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कर सकें, बल्कि इन स्थलों पर जाकर तमाम नई नई जानकारियों को भी हासिल कर सकें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, केवड़िया, गुजरात। और आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाई। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 1 नवंबर 2020। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। एनआईए ने आज सुबह श्रीनगर इलाके के बागी मेहताब और नवगाम इलाके में छापेमारी की। ये छापेमारी एनआईए के स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सहायता से ट्रस्ट के कार्यालय में सुबह छापे मारे गए हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता सलमान काजी के पास। जी सलमान, क्या कुछ जानकारी आपको इस वक्त मिल पाई है? देखिए, ये आज भी कल दिन में भी एनआईए ने छापे मारे थे। ग्रेटर कश्मीर मीडिया ट्रस्ट है, अथरोट एक एनजीओ है, एक दो ये एक्टिविस्ट हैं जिनके यहाँ पे उन्होंने कल छापे मारे। तो आज सुबह भी उन्हें एक हुर्रियत एक्टिविस्ट है बागी मेहताब एरिया में, वहाँ पे भी उन्होंने आज फिर से छापे मारे। तो एक लग रहा है कि एक अच्छा खासा एक वेल थॉट आउट कैंपेन है एनआईए की तरफ से कि एक बहुत सारी जगहों पे जहां पे वो छापे मार रहे हैं। बिल्कुल सलमान, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कल भी छापेमारी की कार्रवाई हुई है, आज भी कुछ जगहों पर दबिश दी गई है। कुल मिलाकर कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जिन और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन पर ये छापेमारी की गई है, और क्या कुछ टीम के हाथ में लग पाया है, इस बारे में भी कुछ जानकारी आपके पास है क्या? देखिए, अभी तक एनआईए ने ऑफिशियली यह नहीं बताया है कि क्या क्या उनको मिला है और किन बेसिस पे उन्होंने किया हुआ है। आई एम श्योर उनका एक प्रोसेस है और वो इसके बाद एक डिटेल प्रेस रिलीज निकालेंगे कि ये छापे क्यों मारे गए और किस लिए मारे गए और क्या क्या जरूरतें थी। लेकिन जो हमको हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे लोगों ने उसको फॉलो किया है, उन्होंने कल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, अथरोट एक एनजीओ है, कुछ एक्टिविस्ट हैं, उन पे छापा कुछ जर्नलिस्ट हैं उन पे, और ग्रेटर कश्मीर मीडिया ट्रस्ट है एक, उस पे भी, उसके ऑफिसेज पे भी, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे उन्होंने किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ इंडिविजुअल्स पे भी छापे मारे। और इसके अलावा आज जो है उन्होंने आज सुबह बागे मेहताब इलाका है, वहां पे एक हुर्रियत एक्टिविस्ट हैं, उनके इस पे छापा मारा है। तो कुल मिलाकर 12 से 13 जगह हैं कल से उन्होंने जहाँ पे छापे मारे हैं। बिल्कुल सलमान, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना के मामलों में प्रतिदिन गिरावट देखी जा रही है। देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 73,15,989 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 90.99% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.50% रह गई है। देश में फिलहाल 6,03,687 सक्रिय मामले हैं। तो लगातार कोरोना से जंग में भारत बढ़ रहा है आगे, लेकिन इस जंग को जारी रखना है और मास्क आपको ज़रूर लगाए रखना है, क्योंकि कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर लगाना है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।